वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SSVM ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अर्थशास्त्र एक परिचय। अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द ओल्कू और नोमोस से मिलकर हुई है, जिसका अर्थ है परिवार का प्रबंध, अर्थात किस प्रकार एक परिवार सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करता है। फिर बात आती है कि अर्थशास्त्र का जन्म कब हुआ और उसके जनक कौन हैं। तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्म 1776 ईस्वी में हुआ और इसके जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ माने जाते हैं, जिन्होंने 1776 में अपनी पुस्तक में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को परिभाषित किया। उनकी पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, अर्थात राष्ट्र के धन के स्वरूप एवं कारणों की खोज। इस पुस्तक के प्रकाशन के समय अर्थशास्त्र को राज्य अर्थव्यवस्था नाम से जाना जाता था, जो नाम एक शताब्दी तक प्रचलन में रहा। उसके बाद 1890 में प्रोफेसर मार्शल ने अपनी एक पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उस पुस्तक के प्रकाशन के बाद इसका नाम बदलकर अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र के सिद्धांत हो गया। परिभाषाएं। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। धन संबंधी परिभाषाएं, कल्याण केंद्रित परिभाषाएं, सीमित दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं, आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं और विकास संबंधी परिभाषाएं। धन संबंधी परिभाषाओं का श्रेय जाता है प्रोफेसर एडम स्मिथ को, जो कि सन 1776 में दी गई। कल्याण केंद्रित परिभाषाओं का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को, जो 1890 में दी गई। सीमितता संबंधी परिभाषाओं का श्रेय रॉबिन्स को जाता है। आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा 1957 में दी गई। अब मुख्य परिभाषाओं का हम अध्ययन करेंगे। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र राष्ट्र के धन के स्वरूप एवं कारणों की खोज से संबंधित है। जेबिसे के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। वाकर के अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान के उस भाग का नाम है जिसका संबंध धन से है। ये तीनों ही परिभाषाएं धन संबंधी परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं का अध्ययन करने से पता चलता है कि अर्थशास्त्र विषय के अध्ययन का मूल विषय केवल धन है। मतलब इन परिभाषाओं में केवल धन को अधिक महत्व दिया गया है। नंबर 2 बात क्या निकल कर आती है कि मनुष्य जो भी काम करता है वो धन के लिए करता है। और तीसरी बात, आर्थिक समृद्धि से ही व्यक्तिगत समृद्धि से ही आर्थिक समृद्धि संभव होती है। इन परिभाषाओं में कुछ कमियां थी, जिन कमियों को दूर करते हुए प्रोफेसर मार्शल ने अपनी परिभाषा प्रस्तुत की। मार्शल ने इन परिभाषाओं में कमियों को बताया कि इन परिभाषाओं में धन को प्रमुख स्थान दिया गया है और मनुष्य को गौण स्थान प्रदान किया गया है। नंबर 2, प्रोफेसर एडम स्मिथ ने आर्थिक मनुष्य की कल्पना की है, जो कि निराधार है, क्योंकि मनुष्य केवल धन से प्रेरित होकर काम नहीं करता, अन्य कारणों से प्रेरित होकर भी कार्य करता है, जैसे दया, प्रेम आदि भावनाओं से प्रेरित होकर वो कार्य करता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है, जिसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं को उस भाग की जांच की जाती है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति एवं उपयोग से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। मार्शल ने बताया कि अर्थशास्त्र क्या है। मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। सामान्य व्यवसाय से अभिप्राय धन अर्जन और खर्च करने संबंधी क्रियाओं से है, कि व्यक्ति किस प्रकार से पैसा कमाता है और किस प्रकार से उसे आवश्यकताओं की पूर्ति पर खर्च करता है। जिसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं को उस भाग की जांच की जाती है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपयोग से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। अर्थात कमाए गए धन को इस प्रकार से खर्च किया जाता है कि मिलने वाली संतुष्टि क्या हो, अधिकतम। अर्थात जिस वस्तु की सर्वाधिक आवश्यकता होती है उस पर किया जाने वाला खर्चा सर्वाधिक होता है, और जिसकी आवश्यकता न्यूनतम होती है उस पर किया जाने वाला खर्चा न्यूनतम होता है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। भोजन की जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है, तो भोजन पर किया जाने वाला खर्चा अधिकतम होगा। उसके बाद कपड़ों पर खर्चा किया जाएगा और उसके बाद में मकान पर। उन्हीं के अनुयायी पीगू क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है।
आर्थिक कल्याण से हमारा अभिप्राय सामाजिक कल्याण के उस भाग से है जिसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जाता है, संबंधित किया जा सकता है। अर्थात कि व्यक्ति खर्च करते समय, जब व्यक्ति धन खर्च करता है तो मिलने वाली संतुष्टि को ध्यान में रखा जाता है। अर्थात किया जाने वाला खर्च मिलने वाली संतुष्टि की तुलना में कम होना चाहिए, या ये कहें कि मिलने वाली संतुष्टि अधिकतम हो और किया जाने वाला खर्च क्या होना चाहिए, न्यूनतम। तो उस स्थिति में मिलने वाली संतुष्टि क्या होती है, अधिकतम होती है। रॉबिन्स के अनुसार ये दोनों परिभाषाएं, मार्शल और पिगू की परिभाषा, दोनों कैसी थी, कल्याण केंद्रित परिभाषा थी। इन परिभाषाओं में मानव कल्याण को अधिक महत्व दिया गया है, या ये कहें कि अर्थशास्त्र विषय का, मार्शल ने क्या बताया कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का मूल विषय क्या है, मानव कल्याण है। अर्थात यहाँ पर धन को कम महत्व दिया गया है और मनुष्य को अधिक महत्व दिया गया है। ये कहें कि मनुष्य को प्रथम स्थान दिया गया है और धन को गौण स्थान दिया गया है। यदि मनुष्य ही नहीं होगा तो धन का कोई महत्व नहीं होता। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें सीमित और वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर रॉबिन्स ने चयन की समस्या के बारे में बताया है कि व्यक्ति के सामने चयन की समस्या उत्पन्न होती है कि किन वस्तुओं पर खर्च किया जाए और किन वस्तुओं पर खर्च नहीं किया जाए, या किन वस्तुओं पर अधिक खर्च करूं, किन वस्तुओं पर कम खर्च किया जाए, क्योंकि साधन हमारे पास क्या हैं, सीमित हैं। जबकि आय हमारी सीमित है और साधनों का हम क्या कर सकते हैं, वैकल्पिक प्रयोग संभव होता है। जैसे कि भूमि है, भूमि पर चाहे तो आप कृषि कर सकते हैं, चाहे तो आप अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं, कारखाने स्थापित कर सकते हैं, या अन्य किसी प्रयोग में उसको लाया जा सकता है। तो साधनों के वैकल्पिक प्रयोग क्या होते हैं, संभव होते हैं, और आय क्या होती है, हमारे पास सीमित होती है। तो सीमित संसाधनों से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार की जाए। जे.के. मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का आवश्यकता विहीनता की अवस्था में पहुंचने के लिए साधन के रूप में अध्ययन करता है। जे.के. मेहता कहते हैं कि यदि मनुष्य को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करनी है तो आवश्यकताएं अनंत न होकर आवश्यकताओं का सीमित होना आवश्यक है। अर्थात वही व्यक्ति अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है जिसकी आवश्यकताएं सीमित होंगी। इसीलिए तो कहा जाता है संतोषी सदा सुखी। जिसकी आवश्यकताएं न्यूनतम होंगी मनुष्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। तो 4 प्रकार की परिभाषाएं हमने पढ़ी। पहली धन संबंधी परिभाषा, दूसरा हमने पढ़ा कल्याण केंद्रित परिभाषा, तीसरी हमने पढ़ी सीमितता संबंधी परिभाषा, और चौथी हमने पढ़ी आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा। उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद में अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र की शाखाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। रेगनर फ्रिश ने इसे 2 भागों में विभाजित किया है। अर्थात ये कहें कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में विभाजित करने का श्रेय किसको जाता है, रेगनर फ्रिश को जाता है, जिन्होंने 1933 में अर्थशास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। इंग्लिश में बोले माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रो शब्द का निर्माण ग्रीक भाषा के माइक्रोज शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है सूक्ष्म। व्यष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे उपभोक्ता का व्यवहार, उत्पादक का व्यवहार, साधनों की कीमतें, वस्तुओं की कीमतें आदि। व्यष्टि अर्थशास्त्र में बताया कि ज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात एक पर्सनल व्यक्ति के बारे में यदि आपको अध्ययन करना होता है तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जैसे उपभोक्ता का व्यवहार, एक उत्पादक किन चीजों की बाजार में मांग कर रहा है, कितनी मात्रा में कर रहा है, तो उसके बारे में जानना होगा तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार उत्पादक के व्यवहार में देखा जाता है कि उत्पादक किन वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, कितनी मात्रा में कर रहा है,
ठीक है। साधनों की कीमतें, साधन की कीमतों का मतलब साधन 5 प्रकार के होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। ठीक है। इन पांचों साधनों की कीमतें अलग अलग रूप में निर्धारित की जाती हैं, जैसे भूमि को लगान के रूप में या जिसे हम किराया भी बोलते हैं, पूंजी को ब्याज के रूप में, श्रम को मजदूरी के रूप में, साहसी संगठन को लाभ के रूप में। वस्तुओं की कीमतें का निर्धारण, वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण बाजार में होता है और ये मांग और पूर्ति के माध्यम से निर्धारित होता है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माइक्रोज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है व्यापक। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम पर्सनल व्यक्ति के बारे में या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र इकाइयों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, सामान्य कीमत स्तर, व्यापार शेष, भुगतान संतुलन, मौद्रिक नीति, करों का निर्धारण आदि। इन सभी बातों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो समझने के लिए हम देख सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र हमारे घर का अध्ययन है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में आस पड़ोस का अध्ययन किया जाता है। यदि समग्र इकाइयों की बात की जाए तो अध्ययन किसमें होगा? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। और पर्सनल व्यक्ति के बारे में अध्ययन करना हो तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं जॉन मेनार्ड किन्स, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? जॉन मेनार्ड किन्स, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक पूछता है तो एडम स्मिथ, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। शॉर्ट में याद रखना हो तो वेल्थ ऑफ नेशंस भी कह सकते हो आप। उसके बाद हम पढ़ते हैं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। पहला अंतर हो सकता है अर्थ का ही हो जाएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अभी बताया कि यदि पर्सनल इंक्वायरी चाहिए, पर्सनल सूचना चाहिए, तो उसका अध्ययन किसमें होगा? व्यष्टि में। और सभी इकाइयों का एक साथ अध्ययन करना होगा तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र को मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मूल्य सिद्धांत के नाम से जानने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर साधनों की कीमतों का निर्धारण किसमें होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण किसमें किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, जिस कारण से इसे मूल्य सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सरकार लोगों की इनकम का निर्धारण हो, रोजगार के अवसरों का निर्धारण करना हो, तो वो किसके अंतर्गत किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, जिस कारण से इसे आय व रोजगार के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होने के कारण व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण सरल है, जबकि समष्टि आर्थिक विश्लेषण जटिल है। कारण क्या बताया कि इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जिस कारण से जो विश्लेषण है, एनालिसिस करना होता है, वो आसान होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सभी इकाइयों का एक साथ अध्ययन किया जाता है, जिस कारण से निष्कर्ष निकालना थोड़ा कठिन कार्य होता है। जैसे जनसंख्या से संबंधित आंकड़े हो सकते हैं, और एक परिवार की केवल एक परिवार की जनसंख्या के बारे में हो, एक पूरे देश की जनसंख्या के बारे में पता करना हो, तो कार्य कौन सा सरल हुआ? एक परिवार की जनसंख्या के बारे में पता लगाना। और पूरे देश की जनसंख्या के बारे में पता लगाने में समय अधिक लगता है। नंबर 4, सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करता है, अतः तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण है। या ये कहें कि जो व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण है वो कम महत्वपूर्ण होता है, जबकि समष्टि आर्थिक विश्लेषण अधिक महत्वपूर्ण होता है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र इकाइयों का एक साथ अध्ययन किया जाता है, जिस कारण से ये अधिक महत्वपूर्ण है।
नंबर 5 आता है कि इनमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा उपभोक्ता का व्यवहार, उत्पादक का व्यवहार, साधनों की कीमतें, वस्तु की कीमतें आदि। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल विनियोग, भुगतान संतुलन, करों का निर्धारण, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति आदि बातों का अध्ययन करते हैं। तो 5 अंतर पढ़े। पहला अंतर क्या बताया? अर्थ का, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहेंगे? ज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहेंगे? जिसमें समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को मूल्य सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तीसरा पढ़ा हमने कि व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण सरल है, जबकि समष्टि आर्थिक विश्लेषण जटिल है। नंबर 4 हमने पढ़ा कि व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण है, जबकि समष्टि आर्थिक विश्लेषण अधिक महत्वपूर्ण है। और 5वें पॉइंट में हमने पढ़ा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे।